प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल 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 बढ़िया होंगे। एंड जो भी बच्चे जो है साथ साथ चल रहे हैं वो एक दिन जो है उनके लिए एक्सपीरियंस जनक रह रहा होगा। एंड उनको पता चल रहा होगा कि कितना जो है अब हमारे पास कम टाइम बचा हुआ है एंड कैसे कैसे जो है हमें चीज़ों को स्ट्रेच करना पड़ेगा, बिकॉज जो है अब टाइम सीरियसली बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट एक महीना बचा है। एंड बट बच्चे जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल जो कि मेहनत कर रहे हैं एंड दे आर डेफिनेटली डूइंग द थिंग्स एज डायरेक्टेड। एक मिनट बच्चों, सीनियर का कॉल, एक मिनट। वेल बच्चों, सॉरी, तो वापस आ जाते हैं। तो पहली बात तो वो बच्चे जो कि साथ साथ चल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो कि दे आर डूइंग द थिंग्स एज डायरेक्टेड एंड दे विल डेफिनेटली क्रैक इट, डेफिनेटली। एंड वो बच्चे जो कि थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हैं, जिनको पता नहीं चला था एंड नाउ दे आर ज्वाइनिंग, तो बच्चों कोई बात नहीं। आप लोग जो है सारे सिलेबस कवर करो, आप सारे जो है क्या कहते हैं जैसे जैसे वीडियोज आ रही हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करो एंड डेफिनेटली आपका भी हो जाएगा। बट बच्चों एक चीज़ आपसे करनी थी। एक कमेंट आया था मुझे कल, थोड़ा सा नेगेटिव था एंड मैंने उसको रिप्लाई बैक करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, बिकॉज आई फेल्ट कि दे वांट टू सीक माई अटेंशन, विच आई डोंट थिंक कि मुझे देनी भी चाहिए, बिकॉज द पीपल हु डोंट केयर अबाउट समबडीज एफर्ट्स, आई डोंट थिंक कि उनको जो है मैं मेरा रिप्लाई भी दे डिज़र्व, बिकॉज कुछ ऐसा लिखा था जो कहीं ना कहीं हिट तो हुआ था ऑब्वियसली, बिकॉज आप लोग को पता है कि टू एन एक्सटेंट आई एम डूइंग द हार्ड वर्क, राइट? बिकॉज आपको पता है कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है बंद का। अभी भी आई हैव जस्ट कम फ्रॉम माई कॉलेज आफ्टर स्क्रीनिंग, जो परफॉर्मेंस होनी है हमारी नाइट की, ठीक है। एंड इवन कल रात में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, बट स्टिल मैंने बोला कि नहीं, आई वॉज हॉस्पिटलाइज, लिटरली आई वॉज हॉस्पिटलाइज एंड देन आई केम बैक, आई वॉज लाइक नहीं मेरे को स्लाइड्स बनानी है। एंड देन लाइक मैं कोई भी ना वो नहीं करना चाहती, आपके साथ चांस नहीं लेना चाहती, बिकॉज आई नो कि आप लोग जो है सारी आस आप लोग की मुझ पर है एंड आप लोग जो है फुल्ली डिपेंडेंट हो मुझ पर, तो आई कांट जस्ट लेट द थिंग्स गो। बट कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, आई डोंट नो हु दोज पीपल आर, जिनको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको साफ सुथरी सिर्फ एक बात बोलूँगी थ्रू दिस वीडियो कि अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप मत देखो ना मेरी वीडियोस। प्रॉब्लम भी हो रही है, वीडियोस भी देख रहे हो, इतना टाइम दे कि कमेंट भी करना है आके। सो दैट इज़ लाइक बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट नेगेटिव कमेंट। लाइक पहले भी आए थे बट इतना मैटर नहीं किया था, बट इस बार जो है कुछ ऐसा लाइक समझ सकते हो बच्चों की व्हेन यू आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड व्हेन समबडी पोक यू इन सच अ मैनर, तो वो कैसा फील होता है। बट नॉट एन इशू बच्चों, मेरे को वो एक नेगेटिव कमेंट मैटर नहीं करता। आई जस्ट वो जो इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स मुझे आते हैं, मेरा इतने सारे बच्चे मुझे प्यार देते हैं, दैट मैटर्स मी मोस्ट, नॉट दैट 1% जिसके पास इतना वो वेला है कि लाइक कॉमेंट इज कॉमेंटिंग मी एंड उनके आईडी का नाम क्या है, आई डोंट वांट टू रिवील इट, आप खुद जाके चेक कर लो। बट व्हेन यू विल सी द आईडी ना यू लाफ योरसेल्फ कि मतलब आईडी का नाम देखो एंड काम देखो। तो चलो बच्चों, हम ऐसे लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस ही क्यों देनी है ऐसे लोगों को। चलो वापस आ जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बच्चों आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं करने वाले क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है। तो मैं सोच रही थी कि इसको जो है मैं कल फटाफट जो है एक फुल ऑन डेडिकेटेड लेक्चर दूँ, क्योंकि उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं बच्चों जो इम्पॉर्टेंट है और जो आती हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो आती हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी, बाकी मैं ऊपर से आपको बता दूँगी, ठीक है। अमाइनोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइनोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है या फिर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ एमनियोटिक फ्लूइड जो है तुम्हारे डेवलपिंग फीटस से लिया जाता है ताकि हम फेटल सेल्स को एनालाइज कर सकें और जो भी उसके डिजॉल्व सब्सटेंसेस है उसको एनालाइज कर सके। और ये प्रोसीजर यूज हुआ था टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। तो इन सबको डिटरमाइन करने के लिए हम अमाइनोसेंटेसिस करते हैं। बट इंडिया में ये बैन क्यों है? क्योंकि इसको जो है लोग यूज कर लेते हैं टू नो द जेंडर ऑफ द बेबी। इसकी वजह से अगर वो लड़की होती है तो कई लोग जो है उसे पेट में ही मार देते हैं, इसीलिए हमारे इंडिया में अमाइनोसेंटेसिस बैन है, ठीक है। बात कर लेते हैं वो जो तुम्हारे सारी डेट्स है कि तुम्हारी फैमिली प्लानिंग कब, फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का मतलब क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो याद कर लेना, ठीक है। कि स्टेट ऑफ कम्प्लीटली फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल वेलबींग इज नोन एज प्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, ठीक है। एंड तुम्हारी फर्स्ट फैमिली प्लानिंग वाला कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में हुआ था, है ना। और कौन ये इंडिया ने इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग वाला सिस्टम, ठीक है, कि इतने वो करो। एंड उसके बाद कुछ डेट्स है कि तुम्हारी
कितने ईयर में कितनी पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो गई थी, है ना। इंडिया में कितनी थी वो कुछ 2000 से 2000 में 1 बिलियन से समथिंग लाइक दैट। वो जो जितनी भी डेट्स हैं वो सारी तुम्हें जो है बुक से याद कर लेनी है। और कौन कौन से मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो लाइक उसकी पॉपुलेशन इतनी एक्सपैंड ना करे। तो वो कौन कौन से मेजर्स थे, सबसे पहला था कि जेंडर वो कर दिया था कि मैरिज एज फिक्स कर दी थी 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़, एंड कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं फॉर द पीपल हैविंग अ न्यूक्लियर फिर स्मॉल फैमिली। तो वो जो भी मेजर्स है वो याद कर लेना। अमाइनो सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जाते हैं, दे आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट। ऑल्सो इट शुड नॉट प्रमोट एनीबडी सेक्सुअल डिजायर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं तो देखो बहुत सारे होते हैं। एक होता है नेचुरल फिर ट्रेडिशनल, दूसरा होता है तुम्हारा बैरियर, तीसरा होता है तुम्हारा सर्जिकल, फिर होता है ओरल, और फिर उसके बाद तुम्हारे इम्प्लांट्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स या फिर इम्प्लांट्स। तो तुम्हारे 5 होते हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड में 3 चीज़ें आ जाती है, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, मेरा अगेन प्रोनाउंसिएशन, कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया होगा, ठीक है। और विड्रॉल या फिर कॉइटस इंटरप्टस, तीसरा होता है लैक्टेशन अमीनेरिया। जो तुम्हारा नेचुरल मेथड होता है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि इट अवॉइड्स द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ओवम क्या है तुम्हारा फीमेल प्रोडक्टिव फीमेल गैमेट है, स्पर्म क्या है तुम्हारा मेल गैमेट है। तो इनके चांस को क्या कहते हैं, जो मीटिंग का चांस होता है इसको ही ये काट देते हैं, लाइक इसको होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा सबसे पहला वाला है, तुम्हारा सबसे पहला क्या है, दिस इज इरेजर राइट, हाँ। तो देखो जो तुम्हारा सबसे पहला वाला है दैट इज योर पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। देखो तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारे जब पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को, या पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या होता है बच्चों, उस टाइम पे जो तुम्हारा 10 to 17th डे जो होता है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीक डे होता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं मेंस्ट्रुअल के बाद 10 to 17 डेज के अंदर। तो उसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो इस टाइम पे जो कपल्स होते हैं वो कॉइटस को क्या करते हैं, वो इसको अवॉइड करते हैं ताकि जो है हमारा इस टाइम पे फर्टिलिटी पीरियड है ना, इस टाइम पे चांसेस ज़्यादा है तो वो उसको अवॉइड करते हैं। तो वो टाइम पीरियड को फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, तो स्पर्म और ओवम के चांसेस मीट करने के हाई हो जाएंगे, एंड फिर उसके बाद जो है प्रेगनेंसी भी हो सकती है। फिर आ जाता है विड्रॉल या फिर कॉइटस इंटरप्टस। इसमें जो है बिफोर की सेमन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाए, उससे पहले ही जो है वो मेल पार्टनर अपने पेनिस को क्या कहते हैं, इजैक्यूलेशन से पहले ही जो है, इंसेमिनेशन के पहले ही जो है वो इजैक्यूलेट कर लेता है, लाइक जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन ऑफ द सेमिनेशन वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। देन कम्स योर लैक्टेशनल अमीनेरिया। देखो बच्चों जो लैक्टेशनल अमीनेरिया यानी कि जो फीडिंग पीरियड होता है, ठीक है, फीडिंग पीरियड यानी कि जब मदर जो है वो अपने बच्चे को फीड करती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है 6 महीने तक वो लैक्टेशनल पीरियड रहता है जब तक मदर का मिल्क सिक्रीट होता है। तो उस टाइम तक क्या होता है कि उस टाइम तक कोई भी पीरियड यानी कि चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन बिल्कुल नील होते हैं, तो प्रेगनेंसी का चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। इसीलिए जो है हम उसे क्या बोलते हैं कि उस टाइम पे अगर कोई लोग अगर इफ दे अंडरगो द कॉइटस, तो उसमें चांसेस प्रेगनेंसी के बहुत कम होते हैं। देन कम्स योर देखो ये जो नेचुरल मेथड है इसमें साइड इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा लाइक नीली होते हैं। साइड इफेक्ट तो क्या ही है इसका ना, तुम कुछ ऐसे एक्सटर्नल थोड़ी यूज़ कर रहे हो, बट इसके फेलियर ऑफ चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग फिजिकली इनका प्रिवेंशन मीट करते हैं, ठीक है। तो इन मेथड्स को जो है हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले होते हैं तुम्हारे कॉन्डम्स, देन कम्स योर डायफ्रेग्राम्स, ठीक है। डायफ्रेग्राम्स, सर्विसल कैप्स या फिर वॉल्स। तो जो तुम्हारे कॉन्डम्स होते हैं दे आर मेड ऑफ द रबर या फिर लेटेक्स शीट, ठीक है, एंड दे यूज्ड फॉर बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पेनिस कवर करता है विद दिस, एंड जो है फीमेल जो होती है वो अपना सर्विक्स कवर करती है इसके साथ, एंड ये जो है जस्ट बिफोर द कॉइटस यूज किया जाता है सो दैट जो सीमेन है वो तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ना जाए। एंड निरोध एक बहुत पॉपुलर ब्रांड होता है तुम्हारे क्या कहते हैं इसका
कॉन्डम्स का, एंड दे आर ये बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज दे प्रिवेंट द STDs ऑल्सो, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करते हैं, एड्स को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं और प्रिवेसी देते हैं टू द यूजर। उसके बाद आ जाता है डायफ्रागम, सर्विकल कैप्स या वॉल्स, ठीक है। ये जो होती है ये रबर से बनी होती है और इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालते हैं। तो ये क्वेश्चन एक आया था कि तुम्हारे फीमेल, मेरे को याद है कि फीमेल कौन से जो कि सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल्स के लिए यूज किए जा रहे हैं तुम्हारे बैरियर मेथड, तो दैट इज योर डायफ्रागम्स, वॉल्स एंड सर्विकल कैप्स, ठीक है। टू कवर द, ये जैसे इसमें सर्विक्स को कवर किया जाता है ड्यूरिंग द कॉइटस, एंड ये जो है स्पर्म को मीट करने के लिए प्रिवेंट करता है, सब स्पर्म की एंट्री को ही प्रिवेंट कर देता है, एंड दे आर यूजेबल, ठीक है। क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं अलॉन्ग दीज बैरियर्स, तो इनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा बरकरार है, ठीक है। देन कम्स योर इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। देखो बच्चों, जो तुम्हारी इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस होती है ना, ये इंसर्ट की जाती है बाय स्पेशल नर्सेज या फिर एक्सपर्ट डॉक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है यूट्रस में डाला जाता है, दीज आर बेसिकली फॉर द फीमेल्स ओनली, कि इसमें जो है यूट्रस में तुम इंट्रायूट्रीन, यूट्रीन से ही समझ आए, यूट्रस में डालना, इंट्रा यूट्रस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारे वेजाइना के थ्रू जो है यूट्रस में तुम इन डिवाइसेस को डालते हो। तो दो टाइप की होती है, ये क्वेश्चन ना यहीं से आता है, यही से तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इस ये वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें तुम्हारे दो टाइप की IUDs होती है, एक होती है कॉपर रिलीजिंग, एक होती है हार्मोन रिलीजिंग। तो जो कॉपर रिलीजिंग IUD होती है दैट इज, उसमें अंदर तुम्हारी दो आ जाती है, कॉपर टी यानी कि CUT, और एक होती है CU7, ठीक है। तो ये जो होती है ये कॉपर आयंस रिलीज करती है, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती है। मोटिलिटी यानी कि उसकी चलने की जो एफिशिएंसी होती है या उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको वो रिड्यूस कर देती है, और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी वो रिड्यूस कर देती है। देन कम्स योर हार्मोन रिलीजिंग IUD। बच्चों हार्मोन रिलीजिंग IUD में क्या होता है, इसके अंदर तुम्हारी होती है प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट, और जो तुम्हारी होती है मल्टीलोड 375, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या है, मेडिकेटेड IUDs है। नॉन मेडिकेटेड IUDs में क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड IUDs में तुम्हारी होती है लिप्स लूप। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेडिकेटेड IUD कौन सी होती है और नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सी होती है, ठीक है। तो मेडिकेटेड IUDs आर योर कॉपर टी यानी कि कॉपर रिलीजिंग IUD एंड हार्मोन रिलीजिंग IUD। नॉन मेडिकेटेड इज योर लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग में तुम्हारा CUT एंड CU7, हार्मोन में तुम्हारा प्रोजेस्टासर्ट एंड मल्टीलोड 375। और ये जो होता है ये क्या करते हैं, वो तो स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं, यूट्रस को ही अनसूटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। अल्टीमेटली ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे इम्प्लांट होता है, तुम्हारे यूट्रस में ही तो होता है, तो वो उसको ही अनसूटेबल बना देते हैं, ठीक है। और जो IUDs होती है दे आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या होते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले द प्रेगनेंसी और या दे वांट स्पेस द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आइडियली कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होती है, दैट इज IUD, ठीक है। एंड ये मोस्टली वाइडली यूज्ड है इंडिया में, ठीक है। देन कम्स योर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें क्या होता है कि स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेजन या फिर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेजन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है फ्रॉम द फीमेल थ्रू द पिल्स। और ये कैसे ली जाती है कि पिल्स में ली जाती है, दे आर प्रेफरेबली टेकन फॉर द डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 27 डेज स्टार्टिंग विद द प्रेफरेबली विद द फर्स्ट 5 डेज। देखो 21 डेज के पीरियड में ये ली जाती है, पहले के 5 दिन में ली जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, उसके बाद फिर जो है उसको 7 डेज के गैप के अंदर लिया जाता है, और इसको सेम रिपीट करते हैं जब तक फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना है, ठीक है। और ये क्या करती है, ऑल्टर करती है द क्वालिटी ऑफ द सर्विक्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म। देखो ये ना दो तरीकों से काम करती है, एक तो ये ओव्यूलेशन प्रिवेंट करेगी, ओव्यूलेशन यानी कि ओवम में रिलीज नहीं होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है, इन दोनों को प्रिवेंट करती है। एंड इट ऑल्सो रिटार्ड इट ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स है उसकी क्वालिटी को ऑल्टर कर देती है ताकि वो स्पर्म को अंदर ही ना आने जाए, उसकी क्वालिटी उसको रिटार्ड कर दे, उसकी एंट्री को, ठीक है। और सहेली, देखो निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम, ये आता है क्वेश्चन। एंड सहेली इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। एंड इट इज अ वंस अ वीक पिल यानी कि एक हफ्ते में एक बार वाली। देन कम्स योर इम्प्लांट्स। देखो जो तुम्हारा पूरा सिस्टम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, तो वो सेम इम्प्लांट्स में होता है। इसमें बस ये होता है कि इम्प्लांट्स में हम इंजेक्टेबल्स भी बोलते हैं, इसमें उसमें हम पिल्स के थ्रू लेते थे, इसमें प्रोजेस्टेजन और एस्ट्रोजन जो है इसको हम
कैसे लेते हैं, इसको हम लेते हैं थ्रू दी इंजेक्शंस, ठीक है। एंड जो इंजेक्टिव पीरियड होता है वो मच, बट इसमें जो है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इंजेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर लास्ट करता है। देन कम्स योर सर्जिकल मेथड जो कि इरिवर्सिबल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है बट पुअर रिवर्सिबिलिटी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मेल्स में जो है हम क्या करते हैं, मेल्स में हम वैसेक्टॉमी करते हैं और फीमेल्स में हम ट्यूबेक्टॉमी करते हैं। मेल्स में क्या किया जाता है कि बाय अ स्मॉल ऑपरेशन यानी कि स्मॉल इंसिजन क्या किया जाता है कि जो वास डिफरेंस होता है, ये क्या एसेसरी डक्ट्स है, क्या करते हैं, ये स्पर्म को हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर स्पर्म ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो मुझे एक बात बताओ, प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। तो वो क्या करते हैं कि वास डिफरेंस को बहुत उसका उसको टाई कर दिया जाता है स्क्रोटम के साथ, उसको काट के स्क्रोटम के साथ टाई कर दिया जाता है, तो इसके स्पर्म की एंट्री नहीं होती है। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि सर्जिकल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ब्लॉकेज और दी ब्लॉकेज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ दी गैमेट्स, ठीक है। तो मेल्स में क्या किया जाता है कि वास डिफरेंस को काट के स्क्रोटम के साथ बांध दिया जाता है, तो इससे स्पर्म की वो नहीं होगी, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी यानी कि फीमेल में अगर करवाएंगे तो फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है एब्डोमेन्स के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा अगर तुम्हारे ओविडक्ट नहीं होगा, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा ओवम ही ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ओवम ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसे होगी, ठीक है। और ये टेक्निक्स बहुत हाईली इफेक्टिव होती है, ऑब्वियसली इफेक्टिव तो बहुत होती है बट इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। देन कम्स योर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है एमटीपी यानी कि अबॉर्शन। अबॉर्शन वर्ड आपने सुना होगा बच्चों, इतने बड़े हो गए हो। अबॉर्शन मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर तुम्हारा कुछ कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से या फिर कुछ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से अगर तुम इफ अ फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट तो वो उसको रिड करने के लिए, लाइक इफ शी वांट टू गेट रिड ऑफ इट और रिड आउट ऑफ इट, तो वो जो है अबॉर्शन करवाती है, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से अंडरगो करती है, ठीक है। एंड जो एमटीपीज होती है वो एसेंशियल होती है, क्या कहते हैं, व्हेन द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हजार्डस फॉर फीमेल या फिर जो डेवलपिंग फीटस होता है, यानी कि जो डेवलपिंग फीटस यानी कि जो बच्चा होता है, अगर उसकी हेल्थ में कोई भी दिक्कत है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर इस कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी को रखने से फीमेल को कोई दिक्कत हो सकती है, तो उस टाइम पे एमटीपी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है। एमटीपी इज ऑलवेज सेफर फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो तुम्हारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 13 वीक्स जो होते हैं उसमें जो है बहुत सेफ होती है, बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, यानी कि फीमेल को जो है उसके खतरे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जो 45 से 50 मिलियन एमटीपीज जो है पर ईयर ली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये डाटा याद करो। एंड 1971 में जो है इसको लीगल किया गया था इन इंडिया, क्योंकि जो है एमटीपीज अब नेसेसरी हो जाती है, वही ना कि अगर तुम्हारा क्या कहते हैं बच्चे को रखने से कोई दिक्कत हो सकती है, मम्मी को दिक्कत हो सकती है, इसलिए एमटीपीज को लीगल कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज होती है दे आर परफॉर्म्ड इलीगली थ्रू द अनक्वालिफाइड क्वैक्स। अनक्वालिफाइड क्वैक्स यानी कि कुछ ऐसे अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स जिनके पास डिग्री नहीं होती है बट वो तब भी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, विच आर नॉट सेफ बट ओनली द फेटल भी ये कॉज कर सकते हैं, कि डेथ भी कॉज कर सकता है। एंड मिस यूज ऑफ अमाइनो सेंटेसिस। अमाइनो सेंटेसिस जो प्रोसीजर है उससे तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है बच्चे का, तो उस टाइम पे इसका भी अगर हम मिस यूज करेंगे तो उससे जो है अनबॉर्न चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये तुम्हारे कुछ वो है, क्या है, तुम्हारे डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स है रिलेटेड टू एमटीपीज। अब आ जाते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज। एसटीआईज यानी कि इन्फेक्शंस या डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और जो एसटीडीज होती हैं इनको हम वेनरल डिजीजेस भी बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। कुछ ऐसी 5 डिजीजेस तो याद कर लेना, गोनेरिया याद कर लेना, जेनाइटल हब्स याद कर लेना, जेनाइटल वार्ड्स याद कर लेना, उसके बाद एड्स याद कर लेना और एक और याद कर लेना जेनाइटल हब्स, और उसके बाद हेपेटाइटिस बी याद कर लेना। तो हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के अलावा सारी अदर एसटीडीज आर क्योरेबल, यानी कि गोनेरिया और तुम्हारे ये जेनाइटल हब्स, जेनाइटल वार्ड्स, ये सब जो है तुम्हारे क्योरेबल हैं, बट हेपेटाइटिस बी और एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये जो होते हैं ये तुम्हारे बिल्कुल भी क्योरेबल नहीं होते हैं, इनका सिर्फ प्रिवेंशन हो सकता है, कोई भी इनका क्योर नहीं है, ठीक है। एंड जो है तुम्हारी एसटीडीज आर, ये जो एसटीडीज हैं हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी, दे आर नॉट ओनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स बट इन्फेक्शियस मदर टू फीटस या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इससे भी जो है तुम्हारा हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने की वजह से भी तुम्हारे ये हो सकते हैं, बट इनका कोई भी क्योर नहीं है, दे आर ओनली बीइंग प्रिवेंटेड। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड एचआईवी infection
जेनाइटल हब्स जो होता है ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, कि दे आर कम्प्लीटली इनक्योरेबल। बट जो तुम्हारे जेनाइटल वॉर्ड्स और जेनाइटल हब्स होते हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स और जो तुम्हारे ये होते हैं गॉनेरिया होते हैं, दे आर कम्प्लीटली क्योरेबल अगर डिटेक्ट कर दिया अर्ली। एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, सब सिम्टम्स कहाँ देखे जाते हैं, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में देखे जाते हैं, बीट फीमेल और मेल। तो तुम्हारे फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होती है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, जेनाइटल उसमें इचिंग होती है, ठीक है। एंड इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक फॉर लॉन्ग, जो इन्फेक्टेड फीमेल्स है वो एसिम्प्टोमेटिक रह सकती हैं फॉर लॉन्ग, ठीक है, एंड कुड बी रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। एंड ये जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये बहुत सारी उसमें लीड कर सकते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, अबॉर्शंस हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ यानी कि तुम्हारा ना स्टिल बर्थ में क्या होता है कि तुम्हारा बच्चा जो है पहले ही बिफोर प्रॉपर मेच्योरेशन वो पहले आ जाता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि यूट्रस के अलावा वो कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाता है। इनफर्टिलिटी यानी कि इनफर्टिलिटी अभी आगे पढ़ेंगे। और या फिर जो कैंसर होता है को भी कॉज कर सकता है। तो इसके प्रिवेंशन क्या है, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, बिकॉज अवॉइड सेक्स विद अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। एंड ऑलवेज यूज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एंड थर्ड इज कंसल्ट अ डॉक्टर इफ फाउंड सिम्टोमेटिक। एंड ये जो तुम्हारे एसटीज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी एज को क्या कहते हैं ये डिटेक्ट किया गया है। तो जो तुम्हारा है, तुम्हारा 14 से लेके नहीं, तुम्हारा 15 से लेके 24 ईयर तक के लोगों को ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। 15 यानी कि 15 ऐसे याद कर लेना, 15 साल तो याद करना, 15 साल से याद करना कि 25 यानी कि 10 साल होते हैं, 10 साल से एक कम कर देना। तो मैंने तो ऐसे याद किया था, ठीक है। सो बच्चों अब मुझे थोड़ी सी सॉरी असेंबली का टाइम हो रहा है, असेंबली के बाद कंटिन्यू करेंगे एंड देन दिस वीडियो विल रीच टू यू, ठीक है। अभी आती हूँ मैं। वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम 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 बैक। अभी आप सोचोगे अभी तो यही थी, फिर कहाँ चले गई, फिर वापस आ गई। तो बच्चों चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता नहीं चलता ना, बीच में बहुत काम करके आ जाती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया इसको, क्या दिक्कत आ रही है इसको, क्या दिक्कत आ रही है बच्चों? तो कहाँ थे हम बच्चों? अब हम आ जाते हैं इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी क्या होती है, वो कपल बच्चों जो दे आर अनेबल टू बेयर द बेबी या फिर देयर ऑफ स्प्रिंग, तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, फिर इनफर्टाइल कपल्स बोलते हैं। आइदर इट कुड बी अ मेल और इट कुड बी अ फीमेल, जिनके भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से दे आर अनेबल टू बियर देयर ऑफ स्प्रिंग, दिस इज नोन एज इनफर्टिलिटी, ठीक है। एंड कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, कॉन्गेनिशियल हो सकता है, कि यानी कि बर्थ से ही वो चीज़ अगर नहीं हो, जैसे कि कई फीमेल्स में यूट्रस होता ही नहीं है, it's from birth, right? So that is congenital. I don't know, you know my pronunciation, I don't know how to pronounce it. And diseases, ठीक है, where the disorders can't be corrected through treatment, then we have certain special techniques that are known as artificial, हाँ बच्चे आर्ट से आर्टिफिशियल, मेरे को आर्टिफिशियल याद आता था, नो इट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, दैट इज आर्ट, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF तो बहुत बच्चों ने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, है ना, जरूर बच्चों सुना है ना आपने, बिल्कुल सुना है। तो वो फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के बाहर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस में सिमुलेशन किया जाता है, यानी कि बिल्कुल जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट होता है वैसे ही वो आउटसाइड क्रिएट किया जाता है। एम्ब्रियो को ट्रांसफर, उसके बाद उस जाइगोट लाइक फ्रेशली कलेक्टेड ओवम एंड फ्रेशली कलेक्टेड स्पर्म को जो है वो आउटसाइड उसके उसको फ्यूज़ कराया जाता है लाइक आउटसाइड इन्वायरमेंट में। उसके बाद उस एम्ब्रियो को अगर हम यूट्रस में अगर हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको पूरे प्रोग्राम को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं, उसको बाहर करते हैं, ठीक है। इन दिस ओवर फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल इज कलेक्टेड एंड देन यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट विद सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। देन कम्स योर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसपोर्ट। तो जो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, इसमें जो जाइगोट या एम्ब्रियो होता है एट अर्ली स्टेज यानी कि अप टू 8 ब्लास्टम ईयर्स, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो इट इज लाइक जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, समझ आ रहा है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देन कम्स योर इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्रीन यानी कि यूट्रस में ट्रांसफर, यानी कि मोर देन 8 ब्लास्टम ईयर्स में जब तुम्हारा एम्ब्रियो बन जाता है, तो जब तुम उसे यूट्रस में डालते हो तो दैट इज नोन एज इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। देन कम्स योर इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमीट
इट वुड बी डन विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। वो फीमेल जो कि कंसीव नहीं कर सकती है वो क्या करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर ये जो है फ्यूजन होगा, बट फिर उस फ्रेशली कलेक्टेड जो जाइगोट है उसको जो है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उस फीमेल में जो कि इस बच्चे को जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती है, वो सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। देन कम्स योर गिफ्ट। गिफ्ट इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि वो फीमेल जिसको ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है, यानी कि उसको ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है तो ओवम जो हम लोग किसी डोनर से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस बट जो है एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकती है, एंड फर्दर डेवलपमेंट में अदर मेथड यूज किया जाता है। देन कम्स योर ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो को जो है फॉर्म किया जाता है बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्पर्म इनटू द ओवम। बच्चों ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन देखे थे मैंने पिछले साल इसमें से, ठीक है। देन कम्स योर, ठीक है, ICSI यानी कि स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द ओवम। देन कम्स योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि इसमें सेमेन जो होता है वो मेल से कलेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली, एंड देन इट इज इंड्यूस्ड इनटू द वेजाइना। ये इसलिए होता है कि मेल जो कि इजैकुलेशन में जिनको दिक्कत होती है, इनका स्पर्म काउंट कम होता है, तो उसकी वजह से जो है हम इसको आर्टिफिशियली वेजाइना या फिर यूट्रस में जो है वो कर देते हैं। जब यूट्रस में करते हैं दैट इज नोन एज इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड विद इन 20-25 मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर चैप्टर। अब आगे बढ़ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आई होप कि आपको ये नोट्स दिख रहे होंगे बच्चों, नहीं दिख रहे हैं तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर्ड है। एंड वो बच्चे जिनको ये लग रहा है कि मैम तो सिर्फ पढ़ा रही है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो बच्चों ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इनको आपको इसमें से इसके अंदर से ही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ कि कैसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है या फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो दिस लाइक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लिया करो, चाहे 1.5x की स्पीड में देखा करो, देख लिया करो, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लिया करो जो भी मैं बताती हूँ। एंड साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं कि देखो इससे तो आपका रिवीजन हो रहा है ना अल्टीमेटली, तो अगर आप नोट्स मत बनाओ, देखते रहो, नोट्स तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, देख लो एक बार सुन लो, आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है, आई नो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। सो देन कम्स योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी इस पेजेस में है, ठीक है, बाकी की वाहियात फालतू चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। The process through which the characters passes from one generation to another is known as inheritance or heredity। जिससे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब हमारी ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स पास होती हैं that is known as inheritance या फिर heredity। The difference in traits of individual of a progeny from each other when the parents are called variation। वेरिएशन क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है, अब मेरा नाक आपके नाक की तरह नहीं है, मेरी आंखें आपकी आंखों की तरह नहीं है, आपकी आंखें आपकी मम्मी की उसके जैसे नहीं है, लाइक दे आर वेरिएशंस। ये ट्रेड्स कैरेक्टर्स में वेरिएशन इसको जो है हम डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। देन कम्स योर फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉर्ज जॉन मेंडल। ये तो मेंडल भाई साहब को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो 10th क्लास से जॉर्ज जॉन मेंडल को जानते हैं जिन्होंने पाइसम सेटाइवम, और कोई प्लांट का हमें साइंटिफिक नेम याद हो या ना हो बट पाइसम सेटाइवम का तो हमें बिल्कुल याद है मैम, बिकॉज हमने 10th से यही पढ़ा है, ठीक है। तो पाइसम सेटाइवम के जब ऊपर उन्होंने काम किया था तो जॉर्ज जॉन मेंडल थे, उन्होंने ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैथमेटिक्स थे बट बायोलॉजी का बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, राइट। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, इनके वर्क को किसने रिडिस्कवर किया था, कॉरेंस, टेस्मार्क और व्राइस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु रिडिस्कवर द वर्क ऑफ जॉर्ज जॉन मेंडल। देन कम्स योर रीजन फॉर सेलेक्टिंग द पाइसम सेटाइवम। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग, तो रीजन क्या क्या थे, सबसे पहले कि हमने पी को ही क्यों चूज किया था, सबसे पहले वो एक एनुअल प्लांट था, ठीक है। उसके बाद जिसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, एनुअल प्लांट था, शॉर्ट लाइफ साइकिल में produce numerous amount of progenies and numerous amount of seeds in one generation। क्रॉस पॉलिनेशन इसमें easy थी। उसके बाद प्लांट्स जो थे वो easy to manage थे। could see the large number of contrasting characters। अब वो large number of 7 contrasting character कौन सा था, seed shape, seed color, pod shape, pod color, stem height, flower position और flower color, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो बच्चों है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है। ये क्वेश्चन आया था कि विच लॉ ऑफ जॉर्ज जॉन मेंडल या फिर मेंडल का कौन सा लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दैट इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि वो जो डोमिनेंट फॉर्म होता है ट्रेट या कैरेक्टर का, वो हमेशा डोमिनेट करेगा ऊपर द सप्रेसिव वन, ठीक है।
तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन सा होता है। मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि इसमें फैक्टर्स और अलील्स जो होते हैं एक पेयर के, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, सच दैट कि एक गैमीट के पास एक जो है वन ऑफ द टू फैक्टर, दोनों में से एक फैक्टर आ जाए, और ये प्रिवेंट करता है ब्लेंडिंग को। तो विच लॉ में ब्लेंडिंग प्रिवेंट होती है, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Then comes the law of independence. According to this, the two factors of each character are sought out independently of the factors of the other character at the time of gamete formation. Gamete formation के टाइम पे जो दो factors होते हैं each character के, they assort out independently of the factors of the other character at the time of gamete formation, and then these get randomly rearranged in the offspring, producing both the parental and the new combination of characters. ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बोलोगे लॉज कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉज में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेग्रीगेशन लॉ कौन सा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और ब्लेंडिंग किस में प्रिवेंट होती है, और किस में कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, किस में डोमिनेट करते हैं। ऐसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि जो प्रोजनी प्रोड्यूस होगी ना तो वो मम्मी की तरह लगेगी ना वो पापा की तरह लगेगी, जैसे कि हम होते हैं ना, हम कम्प्लीटली मम्मी की तरह होते हैं ना कम्प्लीटली पापा की तरह होते हैं, थोड़ा सा मिक्स ब्रीड के होते हैं, दोनों के मिक्सचर होते हैं हम, राइट। सो दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि तुम्हारे डॉग फ्लावर में देखा जाता है। पिंक और वाइट का था शायद, पिंक और वाइट गिव्स रेड फ्लावर, या रेड एंड वाइट, समथिंग लाइक दैट, वो देख लेना एक बार, ठीक है। देन कम्स योर को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में क्या होता है कि इसमें दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। एक मिनट, हम तो को डोमिनेंस के हुए ना एग्जाम्पल, तो वी ह्यूमंस आर द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, जिसमें हम दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट में क्या होता है कि वो उनके बीच में कहीं रिजेंबल करता है, और को डोमिनेंस में तो दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे कि तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुपिंग में जो होता है ए बी, बी ओ आई, ये सब जो है वो सब इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी। ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सटन एंड बोवरी ने जो है तुम्हारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इसमें मेंटल मत कराना, दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। एक तो इंजेक्शन लगे, हाथ भी नहीं चल रहा, बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा मुझे ना डिहाइड्रेशन ही हो गया था कल, क्योंकि कल सारा दिन ऐसे हेक्टिक था, लाइक दोपहर में ही वीडियो बनाई, फिर उसके बाद स्लाइड्स, एंड देन फिर ऑडिशन, एंड देन फिर कॉलेज, एंड देन फिर वो तैयार होना, फिर प्रैक्टिस, फिर डांस, सबके चक्कर में मुझको डिहाइड्रेशन हो गया था, एंड बहुत गाली खाई है मैंने घर वालों से इसी चक्कर में। क्रोमोसोमल बच्चों प्लीज़ कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, बहुत 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 गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो प्लीज़ बच्चों अपने आप को हाइड्रेट रखो। मैं आपको पहले दिन से बोल रही हूँ, कल मैं ही पानी पीना भूल गई थी, लाइक ये बॉटल ही फिनिश नहीं हुई थी मेरी, 1/4 भी नहीं हुआ था इसका तो कंप्लीट, इसीलिए मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया था, बिकॉज आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इन द डे। व्हेन आई वॉन्ट ड्रिंक वाटर तो मेरे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, गेट हीट स्ट्रोक एंड एवरीथिंग स्टफ लाइक दैट। तो आप भी प्लीज़ जो है पानी पीते रहो, ठीक है। आई डोंट वांट कि किसी की भी तबीयत खराब हो, बिकॉज ये टाइम जो है आपके एग्जाम्स का टाइम है, इस टाइम पे आपको अपने हेल्थ का भी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो बात कर लेते हैं। तो जो तुम्हारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवरी, ठीक है। मॉर्गन भाई साहब को हम कैसे बोल सकते हैं, जिन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो जो ड्रोसोफिला थी उसको ही चूज क्यों किया, उसके बाद उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो तुम्हारे ड्रोसोफिला थे उन्होंने उसको ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि तो वो उसकी कंप्लीट कर लेती अपनी लाइफ साइकिल जस्ट विद इन 2 वीक्स, प्रोड्यूस न्यूमरस अमाउंट ऑफ प्रोजनी विद जस्ट वन क्या कहते हैं मीटिंग, सिंगल मीटिंग से न्यूमरस प्रोजनी से देती है। सिंपल लेबोरेटरी मीडियम में भी हम इसको ग्रो कल्चर कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशंस होते हैं। इसलिए मॉर्गन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। लिंकेज का मतलब क्या होता है कि एक जीन है, दो जीन्स है, उसमें जब फिजिकल एसोसिएशन या फिर लिंकेज होता है बिटवीन the two gene, this is known as प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम। अब तुम्हें पता है कि क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होती है, अब जीन्स तो बहुत सारी हो सकती है, तो दो जीन के बीच में जब फिजिकल एसोसिएशन होता है ऑफ द सेम क्रोमोसोम एंड इफ दे आर टाइटली लिंक, तो रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बहुत कम होंगे, ठीक है। एंड रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी कि जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, जीन जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगी, जब इनके बीच का एसोसिएशन होगा, तो दैट इज
इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंकेज बहुत कम है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं बच्चों। पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या होती है? पॉलीजेनिक ट्रेट्स वो ट्रेट्स होती है विच आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर देन 3 जीन्स आर कॉल्ड द पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा ह्यूमन का कलर, लाइक इट इज कंट्रोल्ड बाय A, B, C, G। ठीक है, तो देन कम्स योर प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी इज व्हेन अ सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल जरूर याद करना आया था, दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, जो कि तुम्हारी क्या कौन सी डिजीज होती है? फिनाइल कीटोन यूरिया। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद होगा अगर तुमने पढ़ा होगा। अगर थोड़ा थोड़ा याद है तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा ये भी याद होगा कि कुछ क्या होता है कि हमारी किडनी मतलब ये मेंटल वो कर देता है, हमारा मेंटल रिटार्डेशन को लीड कर देता है ना। फिनाइल पार्विक एसिड जब उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल एलाइन द एंजाइम विच इज एब्सेंट टू कन्वर्ट इट टू फिनाइल एलाइन को फिनाइल पार्विक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, टॉक्सिकेंट। तो ये सब कुछ कुछ याद होगा, तो कुछ कुछ इतना दिमाग पे प्रेशर मत डालो, आगे आने वाला हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन कम्स योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल एंड फीमेल। तुम्हें पता है कि जो मेल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होता है? हमेशा हीटेरोगैमस होते हैं, फीमेल और होमोगैमस। हीटेरो का मतलब होता है यानी कि अलग अलग, दोनों जो तुम्हारे क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर हीटेरोगैमस। यानी कि मेल में क्या होता है? XY क्रोमोसोम्स होते हैं, एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y क्रोमोसोम होता है। बट फीमेल में तो होमोजाइगस होते हैं, यानी कि दोनों XX होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमंस में XY होता है, मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। ड्रोसोफिला में भी मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो ड्रोसोफिला इज जस्ट लाइक द ह्यूमंस। ठीक है, देन कम्स योर चिकन। चिकन में क्या होता है कि चिकन में मेल होमोजाइगस होता है, फीमेल हेटेरोजाइगस होती है। कैसे? क्योंकि मेल में जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज ZZ एंड फीमेल में ZW। एंड जो तुम्हारा ग्रासोपर होता है उसमें तुम्हारा XO, यानी कि सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मेल में होता है वो भी, एंड फीमेल में होता है तुम्हारा XX। ठीक है, ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन कम्स योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन हनी बी। ह्यूमन में तो पता ही है कि जब तुम्हारा उस टाइम पे, मैंने कल ही बताया था तुम्हें कल के लेक्चर में, कि जब तुम्हारा फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो उस टाइम पे जब स्पर्म ने कौन सा क्रोमोसोम कैरी किया होता है उससे डिटरमाइन होता है कि तुम्हारे सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होगा। तो इसी की अब बात कर लेते हैं कि हनी बी में हनी बी में तो बड़ा कमाल की चीज़ होती है, बहुत दिमाग घुमाने वाली चीज़ होती है। मैंने बहुत दिमाग लगा के इसे सीखा था। देखो, फीमेल एग विच इज प्रोड्यूस बाय, जो तुम्हारी किंग क्वीन भी होती है वो प्रोड्यूस करती है तुम्हारे फीमेल एग को। देखो, तीन चीज़ें होती हैं, एक होते हैं तुम्हारे ड्रोन्स, एक होती है तुम्हारी वर्कर बीज, और एक होती है मेरी क्वीन। जो क्वीन होती है उसका साइज स्लाइटली बड़ा होता है। तुम यहाँ पन्नगर में आओगे तो यहाँ पे तो फुल हनी बी वाला सेक्टर है, एंड वहाँ पे तुम्हें दिखाते हैं हनी बी एंड ऑल, है ना। तुम्हें बड़ा मजा आएगा। लाइक पन्नगर में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लाइक तुम्हारे हनी बी का है, तुम्हारे लाइक वेटनरी वाले हैं तो उनमें वो भी है, क्या कहते हैं, गाय भैंस, हम लोग जाते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे गाय भैंस चराने गाय भैंस चराने नहीं, वो करने लाइक रिसर्च एंड ऑल। ठीक है, एग्री वालों के लिए खेत बहुत है यहाँ पे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो खेत ही खेत है, हम वहाँ भी जाते हैं फार्मिंग क्लास के लिए। ठीक है, एंड फिशरीज़ के लिए तो यहाँ पे मच्छी पालन बहुत है। मच्छी पालन इन द सेंस कि यहाँ पे तालाब बहुत है, जाते रहते हैं मच्छी पालन के लिए हाँ, एंड यहाँ पे लाइक यू विल फाइंड एवरीथिंग यू विल फाइंड मशरूम का सेक्टर एंड हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, सब मिलेगा तुम्हें, सब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी, 16,000 एकड़, 16-13 समथिंग लाइक 1000 एकड़। ठीक है, देन कम्स योर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो देखो क्या होता है, फीमेल एग होती है, जब तुम्हारा फीमेल का एग और तुम्हारा मेल का स्पर्म जुड़ते हैं तो वो तुम्हारी बनाती है क्वीन बी या फिर तुम्हारी वर्कर बीज। यानी कि जब तुम्हारा प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होता है तो तुम्हारी क्वीन भी बनती है या फिर वर्कर भी बनती है। बट जो तुम्हारे फीमेल का अनफर्टिलाइज एग होता है, एग कौन ले करती है? तुम्हारी फीमेल ले करती है, दैट इज योर क्वीन बी। ठीक है, तो तुम्हारा फीमेल का अनफर्टिलाइज एग होता है दैट गिव्स राइज टू मेल ड्रोन। ठीक है, वो किसको राइज करती है? मेल ड्रोन को राइज करती है, विच आर हेप्लॉइड एंड उनके पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो तुम्हारी वर्कर बीज और क्वीन भी होती है इनके पास होते हैं 32 क्रोमोसोम्स विच आर डिप्लॉयड। ठीक है, और ऑल्सो जो तुम्हारे मेल ड्रोन्स होते हैं, अब मेरे को एक बात बताओ, मेल ड्रोन्स कैसे बने? अनफर्टिलाइज एग से बने, यानी कि इसमें किसी भी स्पर्म का तो वो हुआ ही नहीं, यूसेज हुआ ही नहीं, है ना। तो इनके पापा कैसे होंगे? इनके पापा होते ही नहीं है। ठीक है, और ना इनके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, और ना इनके पापा हो सकते हैं, इनके बच्चे इनका कोई भी बेटा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन जो है, जब भी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, एग का फ्यूजन होता है, तो क्या बनता है? हमेशा एक फीमेल ही तो बनती है, फीमेल वर्कर भी या फिर फीमेल भी बनती है, यानी क्वीन भी बनती है। तो इनका कोई भी बेटा तो हो नहीं सकता है, बट इनके ग्रैंडफादर ज़रूर थे।
ग्रैंडफादर कैसे थे, क्योंकि जो फीमेल जो अनफर्टिलाइज एग था जिससे ये प्रोड्यूस हुए हैं वो भी तो वो किसी बी ने प्रोड्यूस किया होगा, और वो बी कैसे बनी थी, जब वो मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो फ्यूज किए थे, इसलिए इनका ग्रैंडफादर जो है वो होते हैं, और ये ग्रैंडफादर बन सकते हैं, बट ना इनके पापा होते, ना ये किसी के पापा बन सकते हैं, ठीक है। देन कम्स योर सेक्स डिविजन ह्यूमन, बता दिया। म्यूटेशन क्या होता है, फिनोमिना जिसमें ऑल्टरनेशन हो जाते हैं तुम्हारे या तो डीएनए सीक्वेंस में या फिर पूरा जीनोटिप, जिसकी वजह से पूरा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक तुम्हारा ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है, ठीक है, जिससे तुम्हारा पूरा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक तुम्हारा चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज योर म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन लीड्स टू इवोल्यूशन। म्यूटेशन किसको लीड करता है, इवोल्यूशन को लीड करता है, समझ में आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में जब ऑल्टरनेशन आती है तो पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी कि या तो पूरा डिलीशन हो जाएगा या फिर पूरा इंसर्शन होगा ऑफ अ फुल बेस ऑफ अ सेवरल ऑफ द फुल बेस पेयर ऑफ अ डीएनए। पेडिग्री एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, ये मेल को डिनोट करते हैं, ये फीमेल होती है, वो जो सारे सिम्बल्स हैं वो बुक से एक बार देख लेना, ठीक है। जीनोटिपिक फिनोटिपिक तो क्लियर होगा ना बच्चों। जीनोटिपिक रिफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ जीन्स जो एक इंसान ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। फिनोटिपिक्स वो होती है जो कि हम देख सकते हैं, लाइक तुम्हारी आंखों का कलर, ये वो सो, ये सब जो है फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस होते हैं। देन कम्स योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स तुम्हारे दो टाइप के होते हैं बच्चों, ये तुम देख रहे हो बहुत शॉर्ट में, ये शॉर्ट नोट्स इसलिए क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक है ना ये बहुत, तो ये इसमें से आएगा। बाकी वो टेस्ट क्रॉस एंड वो जो क्रॉसेज वगैरह उनके क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेना। बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेंडेलियन और एक होता है क्रोमोसोमल। तो जो तुम्हारा मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है इसमें जो है पूरा म्यूटेशन होता है इन अ सिंगल जीन। मेंडेलियन में सिर्फ एक सिंगल जीन में म्यूटेशन आता है। क्रोमोसोमल में पूरा या तो एब्सेंस होगा या फिर एडिशन हो जाएगा पूरे क्रोमोसोम का, पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम का। लेट्स टॉक अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसमें तुम्हारे जो है हम पढ़ने वाले पांच के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल। देखो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है। बिल्कुल ही हाथ सीधा नहीं होता, तो मैंने सुबह से ऐसे रखा था ना। तो जो तुम्हारा सेक्स लिंक्ड होता है बच्चों, सेक्स लिंक्ड में तुम्हारे दो आ जाती है, एक होती है कलर ब्लाइंडनेस, एक होती है हीमोफीलिया। फिर आ जाती है, ये याद रखना सेक्स लिंक कौन सी होती है और ये और ऑटोसोमल कौन सी होती है, कई बार तुमसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सेक्स लिंक में तुम्हारी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ऑटोसोमल में तुम्हारी फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया। तो जो तुम्हारी सेक्स लिंक्ड होती है उसमें कलर ब्लाइंडनेस में क्या होती है, दिस इज ओनली जो तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम होता है ना उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जब डिफेक्ट आ जाता है, उसमें जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसकी वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये वो उन लोगों के में होती है जिनको जो है ग्रीन और रेड कोन ऑफ आई में दिक्कत आ जाती है, यानी कि वो दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर ऑफ द कलर, ठीक है। एंड ये फीमेल में होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, 0.2% की प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है जेड एक्स क्रोमोसोम जो एक डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम होगा साथ वाला, वो इसको रिसेसिव है, यानी कि ये उसमें प्रेजेंट होगी तो वो उसको जो है डोमिनेट कर देगा एंड इसको सप्रेस कर देगा। देन कम्स द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज अगेन अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इंड्यूस्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग में तुम्हारा होती है, ब्लड क्लॉटिंग विच इज नेसेसरी, उसमें अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि सिंपल कट कुड लीड टू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। एंड ये जो तुम्हारी विक्टोरिया नहीं एलिजाबेथ की फैमिली थी ना, एलिजाबेथ नहीं विक्टोरिया की फैमिली थी, आई डोंट नो, एक मिनट, विक्टोरिया थी शायद, एलिजाबेथ थी, बुक में देखना पड़ेगा किसकी फैमिली को थी यार, वो जो कैरियर थी, क्या था, हीमोफीलिया, राइट। क्वीन विक्टोरिया ही थी शायद यार, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। हाँ, क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर, सही पकड़े। अब आ जाते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में। सबसे पहले होता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, जो तुम्हारी बीटा ग्लोबिन चेन होती है ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में दो चेन्स होती है ना, बीटा ग्लोबिन एंड अल्फा ग्लोबिन, ठीक है। तो जो तुम्हारी बीटा ग्लोबिन चेन होती है इस पे पोजिशंस में जो है जिसके मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके जब ऑल्टरनेशन आ जाता है तो उसमें जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा
बीटा ग्लोबिन चेन होता है उसका 11th क्रोमोसोम होता है, एंड अल्फा ग्लोबिन का इट इज़ नहीं, वो तुम्हारा फिनाइलकीटोन्यूरिया में, थैलेसीमिया में होता है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी बीटा ग्लोबिन चेन होती है इसकी जगह पे जो तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड होता है 6 पोजीशन पे, जहाँ पे तुम्हारे 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए, वहाँ पे तुम्हारा वेलाइन एसिड आ जाता है, कोडॉन्स की बात करें हम। ठीक है, सो दिस रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द आरबीसीज फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल सेल। ठीक है, तो जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो तुम्हारा बीटा ग्लोबिन चेन होती है, इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड जो 6 पोजीशन में ग्लूटामिक होना चाहिए था वो वेलाइन हो जाता है, दिस लीड्स टू बाइकॉन्केव डिस्क इलोंगेटेड टू सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। देन कम्स योर फिनाइलकीटोन्यूरिया, वही फिनाइलकीटोन्यूरिया दैट इज योर प्लियोट्रिपिक ना, या हाँ प्लियोट्रिपी। तो ये क्या होता है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसमें वो एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि फिनाइलएलाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो जब तुम्हारे फिनाइलएलाइन एसिड का बहुत एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है दैट कन्वर्ट्स इनटू फिनाइल पार्विक एसिड। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, ये मेंटल रिटार्डेशन को वो कर देता है, एंड ये जो है यूरिन के थ्रू भी बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ द पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनीज। देन कम्स योर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, इसमें दोनों अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जो है तुम्हारे ऑल्टरनेशंस होते हैं, जैसे कि जो तुम्हारा 6th क्रोमोसोम होता है, जो तुम्हारा 16th क्रोमोसोम होता है अल्फा ग्लोबिन चेन का, इसके ऊपर चेंजेस आते हैं, और जो तुम्हारा 11th क्रोमोसोम होता है बीटा ग्लोबिन चेन का, इसके अंदर चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाती है, प्रोडक्शन वेरी होता है, या तो बहुत कम हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट इज योर थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया यानी कि अल्फा ग्लोबिन चेन का 16 क्रोमोसोम और बीटा ग्लोबिन का 11 क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में 2 टर्म जानो, दैट इज एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जब तुम्हारा क्रोमैटिड्स जो तुम्हारा फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन में जो एक फेज होता है जहाँ पे तुम्हारे क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता है वो फेल हो जाता है, यानी कि तुम्हारे सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता ही नहीं है, जिससे लॉस और गेन ऑफ होल क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, देन कम्स योर पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलीफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जो तुम्हारा टेलीफेज स्टेज होता है, ठीक है, सेल डिवीजन का, इसके बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस आता है। साइटोकाइनेसिस आता है ना, साइटोकाइनेसिस सेल जो साइटोप्लाज्म जब सेग्रीगेट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे तुम्हारा जो टेलीफेज स्टेज होता है सेल डिवीजन का, दैट लीड्स टू इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। एंड ये पॉलीप्लॉइडी जो है वो तुम्हारा मोस्टली जो है प्लांट्स में ही देखा जाता है। ठीक है, देन कम्स योर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो तुम्हारे 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 21st क्रोमोसोम की डबल कॉपी हो जाती है। ठीक है, एंड जब ट्राइसोमी हो 21st क्रोमोसोम लीड्स टू डाउन सिंड्रोम, इसके सारे सिम्टम्स याद करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है कि तुम्हारा फरोड टंग होगी, पार्शियली ओपन माउथ होगा, शॉर्ट एंड स्टैचर्ड होगा, स्मॉल एंड इट विल बी लाइक फरोड टंग हो गया, स्मॉल राउंड हेड होगा, और उसके बाद मेंटली रिटार्डेड होगा, शॉर्ट एंड स्टैचर्ड होगा, ब्रॉड पाम्स होंगे, ये सारे याद कर लेना, यानी कि एडिशनल पेयर ऑफ 21st क्रोमोसोम इसमें हो जाता है, यानी कि ट्राइसोमी हो जाती है। देन कम्स योर क्लीनेफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि ओवरऑल मस्कुलिन बॉडी होती है, बट तुम्हारे एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से तुम्हारे 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि तुम्हारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज XXY हो जाता है। तो इसमें ओवरऑल मस्कुलिन बॉडी होती है बट ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी हो जाता है, एंड ऐसे जो लोग होते हैं दे आर स्टेराइल यानी कि दे आर अनेबल टू, स्टेराइल यानी कि इनफर्टिलाइज, दे कैन नॉट बियर बेबी। देन कम्स योर टर्नर सिंड्रोम। इसमें तुम्हारे 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारे 46 क्रोमोसोम होते हैं इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें जो तुम्हारा ये फीमेल्स होती हैं ये अंडर डेवलप होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को लैक करती है, 45 क्रोमोसोम होते हैं, स्टेराइल होती है। With this we are done with principle of inheritance and variation। बच्चों की चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं बच्चों। एक बार मैं टाइम देख रही होगा तो टाइम बहुत हो गया, तो मुझे पता है कि बच्चे जो है लॉन्ग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है।
बहुत टाइम हो गया बच्चों, लाइक 40-50 मिनट की वीडियो हो गई है। एंड मैं आपको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ। मैं टेक द थिंग्स ईजी, मुझे पता है मेरे दिमाग में बहुत सेट रोड मैप है, डोंट वरी, आपका टाइम से ही सिलेबस कंप्लीट होगा। हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, सब करेंगे। अभी मैं 2-3 अभी मैं जाने वाली हूँ 3 को घर, तो उस टाइम पे आई विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ टाइम एंड लाइव क्लासेस लेंगे। लाइव क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर दैट यू नीड टू टेल मी कि you will be present in the live class or not, and are you ready for those sessions जहाँ पे हम लगातार लाइक कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी हमने तक पढ़ा है उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे एंड फटाफट जो है कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी मैं नहीं खींचना चाहती हूँ बिकॉज आपके लिए दिक्कत हो रही है, आपके भी पुराने सेशन छूटे हुए हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू कोप अप एंड फिर ये बिल्कुल वेस्ट जाएगा। तो हम लाइक ऑथेंटिक पढ़े, कम पढ़े बट सॉलिड पढ़े, इट्स लाइक दैट। एंड डोंट वरी, थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। जो इकोसिस्टम वाली यूनिट है वो तो एक ही दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर को पूरा एक दिन देंगे, लाइक पूरा एक दिन नहीं, पूरा एक सेशन देंगे। 40-45 मिनट में पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हें बता दूंगी, बट फॉर दैट यू नीड टू टेल मी कि लाइव सेशंस के लिए रेडी हो। लाइक द मोमेंट व्हेन आई गो होम तो आई हैव दैट वाईफाई कनेक्शन, इट वोंट मेक एनी नेटवर्क एरर्स और इशूज, सो दैट विल बी लाइक वेरी feasible for me to take the live sessions and all. So for that you need to tell me, and most importantly बच्चों जो है कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता दो कोडिंग भी कोडिंग के। बच्चों वो क्वेश्चन जो है आपको मॉक पेपर्स लाइक मैं बना रही हूँ, मेरे पास जितना भी टाइम हो रहा है मैं वो बना रही हूँ साइड बाय साइड। जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, जो आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे दिन प्रतिदिन, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली विल क्रैक इट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद इकमान। सो टिल दैट टाटा बाय बाय। जाऊँ मैं जा रही हूँ, बाय, कल मिलेंगे।